देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते समय हमें करेक्ट सुमेल देखना है, मैच कौन सा है। तो यह है ग्लेशियर्स के नाम, हिमनद के नाम, और दूसरा है अवस्थिति, वो हैं कहाँ पर, तो मिलाम। तो मिलाम हिमनद को यहाँ दिया हुआ है नंगा पर्वत, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय की एक चोटी है, और कह सकते हैं कि नंगा पर्वत जो है भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और मिलाम हिमनद जो है उसकी सही अवस्थिति जो है वह उत्तराखंड के नंदा देवी से संबंधित है। उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय की जो चोटी है बृहद हिमालय पर, वह है नंदा देवी, और नंदा देवी पर मिलाम है। इसी मिलाम ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है, शारदा नदी निकलती है। और यह शारदा नदी जो है, शारदा नदी को ही काली गंगा भी कहते हैं। तो क्या क्या यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया कि उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में नंदा देवी के समीप मिलाम हिमनद से शारदा नदी निकलती है, जिसे काली गंगा भी कहते हैं। अब इस एक स्टेटमेंट को तैयार करके आप कई प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, जिसमें एक जवाब यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि मिलाम का संबंध जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से नहीं है, तो यानी ये गलत है। दूसरा देखिए, मापचा चुंगो, यहाँ दिया हुआ है लाहौल और स्पीति की चंदा घाटी। तो मापचा चुंगो जो है, मापचा चुंगो यह तिब्बत में मानसरोवर लेक के समीप जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत का एक ग्लेशियर है। और मापचा चुंगो से जो नदी निकलती है वह घाघरा नदी। अब ध्यान दीजिए, एक विकल्प आपके पास क्या है कि आप इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को बगैर समझे हुए नोट कर रहे हो, याद करते जा रहे हैं, पॉइंट फॉर्म में तथ्य मिलते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। दूसरा विकल्प आपके पास है कि आप पहले किसी भी लोकेशन को एटलस में जाकर देखिए और उसके बाद आउटलाइन मैप में मार्क कीजिए, और फिर उसके साथ साथ यह देखिए कि जिसे आप आउटलाइन मैप में मार्क कर रहे हैं उसका वहाँ के अन्य लोकेशन से क्या संबंध है। जैसे कि मापचुंगो जो है, अगर मापचा चुंगो ग्लेशियर को आप जैसे ही मानसरोवर लेक के समीप मार्क करते हैं तो आप इतने इन्फॉर्मेशन को निकाल दिए कि अच्छा ये तिब्बत में है, यहाँ पर मानसरोवर लेक भी है और यहीं से घाघरा नदी निकलती है। और इसको ही मार्क करने के बाद केवल आप ऑर्गेनाइज करके सोच भी लिए कि यह तिब्बत के कैलाश पर्वतीय क्षेत्र में मानसरोवर लेक के समीप अवस्थित हिमनद है, जहां से घाघरा नदी निकलती है। अब घाघरा और शारदा नदी को अब अगर आप रिलेट कर दिए, आगे जाकर आपने ये भी मैप में देखा कि शारदा नदी घाघरा से जाकर मिलती है कि नहीं मिलती है, तो ऐसे करके आप क्या होगा, एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से लिंक करते हुए ना केवल अपनी समझ को बेहतर करेंगे बल्कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच भी विकसित होता जाएगा। तीसरा देखिए, सियाचिन हिमनद का, यानी ये भी गलत है। सियाचिन हिमनद यहां लिखा हुआ है नुब्रा घाटी। तो नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी सहयोग की सहायक नदी है, इस नाम से आप परिचित होंगे। सहयोग सिंधु की सहायक नदी है, सहयोग सिंधु की सहायक नदी है, और नुब्रा सहयोग की सहायक नदी है। ध्रुवीय प्रदेश के बाहर सियाचिन विश्व का सबसे लंबा हिम नदीय घाटी है, यानी जिस घाटी से होकर बर्फ का बहाव होता है उसे ही सियाचिन का नाम दिया गया है, और उस घाटी का संबंध नुब्रा नदी से है। ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हो गया कि यह तो करेक्ट है तीसरा। तो सोचिए, पहला दूसरा गलत है, केवल तीसरा सही है, यानी इसका सही जवाब सी है। अब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप देख रहे हैं। अब देखने के साथ आपने यहाँ क्या किया कि जैसे आपने यहाँ ऐसे, ये देखिए शारदा नदी का मैप में दिया हुआ, आउटलाइन मैप लीजिए
शारदा नदी को यहाँ पर मार्क किए कि अच्छा यहीं पर नंदा देवी है, यहीं पर नंदा देवी है, यहीं पर मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर है, और साथ में इस शारदा नदी जो है जाकर घाघरा से अगर मिल रही है, इधर घाघरा से मिल रही है, तो यह जो है अगर घाघरा नदी है तो यहाँ आपने मार्क कर लिया है कि यहाँ मापचा चुंगो ग्लेशियर है, ये कैलाश पर्वत है। उसके बाद देखिए अगर आप इसके अलावा इधर आएंगे, ये अलकनंदा, ठीक है, और इधर भागीरथी, तो अलकनंदा भागीरथी तो कहेंगे भागीरथी नदी जो है यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, और यमुना नदी जहाँ से निकलती है वो यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यहाँ पर जो पीक है वो है बांद्रे पुंछ है, बांद्रे पुंछ है, जहाँ भागीरथी अलकनंदा से मिलती है वहाँ पर देवप्रयाग है। ऐसे आपने मार्क कर लिया। अब सोचिए कि इस प्रकार से अगर आप मार्क करते जा रहे हैं तो एक लोकेशन, एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, और साथ साथ में ये जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको यहाँ रिलेट करके बाकी रिवर वगैरह को भी रिकॉल कर लिए, क्योंकि फैक्ट एक बार में याद नहीं होगा। और मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी तथ्यात्मक प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं तो यह मत सोचिए कि आपसे ये प्रश्न नहीं बन रहे आप क्या करें, सिर्फ ये देखिए कि वो तथ्य किस टॉपिक से संबंधित है, वहाँ ले जाकर उस फैक्ट को समझने का कोशिश कीजिए, टॉपिक से रिलेट करके उसे देखिए कि कहाँ तक उस तथ्य को तैयार करना आपके लिए आवश्यक है। तो ये सब तथ्य इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर आए तो अभी जैसे ये यहाँ पर देखिए ये नुब्रा नदी है, ये सयोग नदी है, और सयोग नदी से आकर, सयोग नदी जो है सिंधु से आकर मिलती है, सिंधु की सहायक नदी है। और एक अगर नुब्रा नदी का संबंध सियाचिन ग्लेशियर से है तो यहाँ एक गलवान नदी भी, गलवान घाटी न्यूज में भी है। तो नुब्रा गलवान दोनों ही सयोग की सहायक नदी है। जो गलवान है वो अक्साई चीन रीजन से आती है, गलवान नदी, ऐसी इंफॉर्मेशन को मार्क कर सकते। अब चौथे प्रश्न को देखिए, यह है जलवायु से संबंधित, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि पंजाब एवं निकटवर्ती हिमालयी क्षेत्रों में अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। इस स्टेटमेंट को समझकर सही और गलत की पहचान करने के लिए आपको मैप की सहायता से ही भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन कहाँ कहाँ से कैसे प्रवेश करती है उसकी समझ होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की जो वह शाखा अरब सागर में, दक्षिण पश्चिम मानसून की वह शाखा जो अरब सागर में प्रवेश करती है वह 3 उपशाखाओं में विभाजित होती है। उनमें से जो तीसरी उपशाखा है वह गुजरात के तटीय मैदान से होते हुए पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर जाती है, और जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने वाली मानसून पवन की शाखा है उसकी जो पहली उपशाखा होती है वो भारत के उत्तरी मैदान से होकर जाती है और यहाँ मिल जाती है। करेक्ट है। अब देखिए जो मैं कह रहा हूं वो तभी आप समझ पाएंगे जब आप मेरे साथ जो डायग्राम है उसे आप इमेजिन कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को तैयार किया होगा मैप की सहायता से, ड्रॉ मैप को आधार बनाकर आपने अगर ये समझने का कोशिश किया होगा और उसे ही पढ़ते होंगे तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे और ये स्टेटमेंट को पहचान पाइएगा। दूसरा देखिए लिखा हुआ मानसून विच्छेद अथवा शुष्क मौसम की अवधि दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रमुख विशेषता है, यानी द मानसून ब्रेक और पीरियड ऑफ ड्राई सीजन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। यह बात सही है कि जो भारत में जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा वर्षा होती है वह वर्षा लगातार नहीं होती है, बल्कि जब मानसून की पवन भारत में प्रवेश करती है तो वह अलग अलग क्षेत्रों में जाती है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे बारिश होती है। इसलिए कहीं वर्षा पहले हो जाती है तो कहीं वर्षा बाद में होती है। मानसून की हवाएं ही अपने साथ बादलों को लेकर जाती है और इसके कारण
अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो ये मुख्य विशेषता है। केवल विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, संवहनीय वर्षा, क्योंकि जब संवहन तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होता है, यानी जब कहीं हवा गर्म होकर वहीं की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और उसमें अगर वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उस क्षेत्र में बारिश होती रहती है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि ये विशेषता मानसूनी की है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आइए तीसरे स्टेटमेंट को देखिए। तीसरा स्टेटमेंट जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर, तो स्टेटमेंट पढ़ते ही एकदम बेसिक लेवल पर भी जो इसको पढ़ा होगा वो भी कहेगा कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के द्वारा पश्चिमी तट पर कैसे बारिश होगी, वो तो अरब सागर की शाखा के द्वारा होगी। इस क्वेश्चन का में पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका सही जवाब ये होगा, पहला और दूसरा करेक्ट है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ आप चाहें तो अगर पहले से पढ़े हुए हैं तब तो तुरंत सॉल्व कर लेंगे, तो रिवाइज कर सकते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून पवन है जो अरब सागर में प्रवेश करती है, उसकी पहली उपशाखा इस तरह से आप मार्क करते हुए चीज़ों को समझ सकते हैं कि पहली उपशाखा पश्चिमी घाट के तटवर्ती ढाल से टकराने के बाद वर्षा करते हुए प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती है, जहां इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जब ये पश्चिमी घाट के स्थलमुखी ढाल की ओर नीचे उतरती है तो वहां वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति हो जाती है। तो अब कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न करेगा, तो अगर यह कहेगा कि पश्चिमी घाट के स्थलमुखी ढाल को वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो यहाँ क्लाइमेटोलॉजी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ हवा जब नीचे उतरती है तो विरल से सघन वायुमंडल की ओर आती है, शुष्क हो जाती है, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। फिर जब वो आगे बढ़ती है तो फिर गर्म होकर ऊपर उठती है तो वर्षा की अनुकूल स्थिति होती है। अब देखिए, यहीं पर अगर दर्रा की बात करें तो यहाँ पर पालघाट दर्रा है, दक्षिणी केरल के तमिलनाडु के बॉर्डर पर एक पालघाट दर्रा और एक सेनकोटा दर्रा है। इन दो दर्रों से होकर भी ये मानसून की हवा तमिलनाडु में भी प्रवेश कर जाती है, और तमिलनाडु में जब ये प्रवेश करती है तो पालघाट दर्रा के समीप है कोयम्बटूर और सेनकोटा दर्रा के समीप है मदुरई। दोनों का नाम आप जानते होंगे, कोयम्बटूर और मदुरई। तो कोयम्बटूर और मदुरई तमिलनाडु के दो ऐसे स्थान हैं जहां अरब सागर से प्रवेश करने वाली मानसूनी हवा के द्वारा भी गर्मी में बारिश होती है। ठीक है, तो एक देखिए एक्सेप्शन है। दूसरी उपशाखा जो है नर्मदा तापी नदी घाटी से होते हुए मध्य भारत में वर्षा करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और ये छोटा नागपुर के पठार की ओर जाती है। तीसरी उपशाखा गुजरात के तटीय मैदान से प्रवेश करने के बाद ये अरावली पर्वत है उसके पैरेलल होते हुए पंजाब हरियाणा के मैदान की ओर जाती है। अब सोचिए, यहाँ अरावली पर्वत के समानांतर ये निकल जाती है। इस कारण अरावली पर्वतीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा वर्षा नहीं होती। तो यहाँ एक प्रश्न क्या बन रहा है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के द्वारा वर्षा क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ मानसून पवन का पर्वत के समानांतर प्रवाह होता है। वहीं देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो मानसून की हवा प्रवेश करती है वो तमिलनाडु के तट से समानांतर होते हुए चली जाती है। तो इस कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भी गर्मी के समय मानसूनी पवन के द्वारा वर्षा नहीं होती है। और जो दूसरी उपशाखा है बंगाल की खाड़ी की पहली उपशाखा, वो ऐसे मध्य भारत या उत्तरी भारत में प्रवेश करती है। तो दो जगह यह अरब सागर की शाखा से मिल रही है, एक छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में और दूसरा यहाँ पंजाब हरियाणा के मैदान में। और बंगाल की खाड़ी की जो यह दूसरी उपशाखा है ये उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा करते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर एक बैंड है जिसे कहते हैं सिंटैक्सियल बैंड मोड़, यहाँ से इससे टकराने के बाद यही जो है मानसून की हवा इधर प्रवेश कर जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। अब देखिए, बहुत ही कम समय में अगर आप चाहें
तो पहले से तैयार किए गए टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। आउटलाइन मैप लिए, मैप लेकर मार्क कर लिए और कई सारे स्टेटमेंट को रिकॉल कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कितने प्रकार से यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी होगी या वृद्धि होगी, तो कहेंगे कमी आएगी, क्योंकि जब हम निम्न से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा में कमी आती है, क्योंकि तापमान कम होने से जलवाष्प की मात्रा कम होगी। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट से जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो अरब सागर की शाखा के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। तीसरा, उत्तरी भारत और भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। चौथा, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में मानसून पवन का समानांतर प्रवाह होने के कारण गर्मी के समय मानसूनी वर्षा नहीं होती है। अगला स्टेटमेंट, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर की शाखा से कहाँ कहाँ मिलती है, तो ये 2 जगह मिलती है। ऐसे आप रिकॉल कर सकते हैं।